नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद या मंडलवाद 1992। मित्रों, ये जो मुकदमा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस मुकदमे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और ये मुकदमा विशेष रूप से जो ओबीसी वर्ग का जो रिजर्वेशन है उस संबंध में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है, एक लीडिंग केस है और बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इंदिरा साहनी केस क्या है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो क्या कहता है, वो तमाम सारी चीज़ें आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम इस मुकदमे पर आएँ, इस मेन बिंदु पर आएँ, इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं तो चीज़ें और स्पष्ट तरीके से समझ में आएंगी आपको। मित्रों, यदि हम भारतीय संविधान से बात शुरू करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 अनुच्छेद 340 है, वो उसमें ये प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अन्वेषण के लिए और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आयोग गठित करेगा। तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनकी स्थिति को जानने के लिए जो आयोग गठित किया जाता रहा है अब तक, वो 340 के तहत किया जाता है। तो 340 में यही प्रावधान है और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत में पहली बार जो प्रथम ओबीसी कमीशन बनाया गया, ओबीसी आयोग, वो बनाया गया जनवरी 1953 में और इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। काका कालेलकर, इसीलिए प्रथम ओबीसी कमीशन को कालेलकर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस कमीशन ने मार्च 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसने अपनी रिपोर्ट में 2399 जातियों को पिछड़ी जाति बताया। तो मित्रों, ये काका कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने ये डाटा प्रस्तुत किया, मतलब इतनी जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया और हालांकि इस रिपोर्ट को कभी भी लागू नहीं किया जा सका। और इसके बाद जो ओबीसी की स्थिति को जानने के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए जो दूसरा कमीशन बनाया गया, अनुच्छेद 340 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, वो बनाया गया मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इस
कमीशन का जो गठन है वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो जनता पार्टी की सरकार थी उस दौरान किया गया था। तो मोरारजी देसाई सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को घोषणा किया कि हम जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसकी स्थिति को जानने के लिए, उसकी दशा को सुधारने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे। उस सरकार ने ऐसी घोषणा किया और इस कमीशन की जो स्थापना की गई वो 1 जनवरी 1979 को गठन किया गया और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसने जो डाटा प्रस्तुत किया, हालांकि मित्रों इस बीच एक घटना भी घट गई थी, क्योंकि कमीशन का गठन मोरारजी देसाई सरकार ने किया और इस कमीशन ने अपना काम शुरू किया और जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई सरकार का पतन हो जाता है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनते हैं आपके चौधरी चरण सिंह। तो वो कुछ महीने रहते हैं, फिर 1980 में चुनाव हो जाता है, फिर इंदिरा जी आती हैं। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो डाटा प्रस्तुत किया और उसमें इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। और मंडल जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये बिहार के पूर्व सीएम, ये बिहार के पूर्व सीएम थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन किया गया और मंडल जी ये बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे और ये केवल 30 दिन ये बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और ये केवल 30 दिन ही मुख्यमंत्री रहे 1956 में। तो 1968 है, ये 1968 में मुख्यमंत्री बने, केवल 30 दिन थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में तिरालीस जातियों को ओबीसी कैटेगरी में रखा, जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा पाया को इस वर्ग में रखा। और मित्रों इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद हमने वो आपको घटनाक्रम बताया कि सरकार गिर गई, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं, फिर चुनाव होता है, इंदिरा जी वापस आती हैं। तो इंदिरा जी जब वापस आई तो इस कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया।
उन्होंने इस कमीशन को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो प्रधानमंत्री रही, इंदिरा जी रहे, राजीव जी रहे। तो कांग्रेस का मतलब जो पूरा का पूरा टेन्योर है इंदिरा जी और राजीव जी का, इसमें कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। और अंत में जब 1989 में जो 9वीं लोकसभा का चुनाव होता है, 1989 में 1989 में जब 9वीं लोकसभा का चुनाव होता है, नवीं लोकसभा का चुनाव होता है, तो इसमें क्या हुआ कि चूंकि राजीव गांधी के टाइम में उनका जो टेन्योर था राजीव गांधी जी का, तो आप लोगों ने सुना होगा बोफोर्स कांड, जो कि राजीव गांधी के टाइम में बहुत ही चर्चित हुआ था। तो इस बोफोर्स के कलंक ने राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने। तो उसके बाद जो ये 9वीं लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें एक त्रिशंकु लोकसभा उभर करके आती है। मतलब उसमें किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जादुई आंकड़ा मतलब 272, कोई उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर जनता, चूंकि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, वो जनता पार्टी से थे, तो इनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है बीपी सिंह के नेतृत्व में, बीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है। और इस सरकार को बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाह्य समर्थन किया, बाहरी रूप से समर्थन किया, सरकार में शामिल नहीं हुई। तो मित्रों देखिए कि इस जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, इसको फिर राजीव गांधी सरकार ने 7 अगस्त, बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में, 7 अगस्त 1990 को मंडल रिपोर्ट को बीपी सिंह ने लागू करने की घोषणा की घोषणा किया 7 अगस्त 1990। मित्रों ये तिथि भारत में सामाजिक न्याय के लिहाज से बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है, और बीपी सिंह जी ने बहुत ही एक सामाजिक न्याय की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी कदम लिया, क्योंकि ये काम और पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है किसी ने किया। तो इसलिए बीपी सिंह जी को इस संबंध में उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन था मित्रों बीपी सिंह जी का। अब देखिए कि जैसे ही इन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंडल रिपोर्ट लागू करने की घोषणा किया, तो चूंकि हमने आपको बताया कि बीजेपी इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, तो जैसे ही इन्होंने इस रिपोर्ट को लागू किया, तो फिर बीजेपी के उस समय जो बड़े ही लोकप्रिय नेता थे और बड़े ही कद्दावर नेता थे आडवाणी जी, उन्होंने रथ यात्रा शुरू करने का निर्णय किया। तो आइए अब हम आडवाणी जी की रथ यात्रा पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी मित्रों, इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना और आडवाणी जी की रथ यात्रा, ये दोनों बहुत ही अंतः संबंधित हैं, बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं। अगर
मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू ना होती तो शायद आडवाणी जी रथ यात्रा ना करते। चूँकि वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना, वो एक प्रकार से भाजपा अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस करने लगी। तो अपने जनाधार को खोता हुआ देख करके आडवाणी जी ने या बीजेपी का जो पूरा का पूरा ग्रुप था, उनके मतलब जो पूरा थिंक टैंक था, तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया कि हमें जनता के बीच जाना चाहिए और रथ यात्रा के माध्यम से। तो जो आडवाणी जी की रथ यात्रा थी वो 25 सितंबर से शुरू होकर के 30 अक्टूबर 1992 तक संचालित होती है। और ये यात्रा शुरू होती है सोमनाथ से। ये यात्रा शुरू हुई थी सोमनाथ से और इसका समापन हुआ अयोध्या में। ये शुरू हुई सोमनाथ और इसका समापन होता है अयोध्या में। इसका समापन होता है अयोध्या में। अब देखिए मित्रों, इसी में कितना बड़ा घटनाक्रम होता है कि आडवाणी जी रथ यात्रा पे निकलते हैं और वो घूमते घूमते 22 अक्टूबर को बिहार में दाखिल होते हैं। और उस समय मुख्यमंत्री बिहार के थे लालू प्रसाद यादव जी, और वो भी जनता पार्टी के ही जो जनता दल के ही थे। तो वो मुख्यमंत्री थे बिहार के। तो उन्होंने क्या किया कि आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा दिया। 22 अक्टूबर को आडवाणी जी रथ यात्रा के साथ बिहार में दाखिल होते हैं और 23 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसी स्थिति में चूंकि बीजेपी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई, सरकार का पतन हो गया। और उसके बाद अब देखिए मित्रों कि कितना गहरा संबंध है इन दोनों में, रथ यात्रा का शुरू होना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना। तो बीजेपी ने क्या किया कि अपने इस रथ यात्रा के माध्यम से जो पूरा का पूरा जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो मंडल कमीशन से फिर इधर राम मंदिर की ओर, मंडल कमीशन से कमंडल की ओर, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो उस ओर उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश किया। और हालांकि बीजेपी इसमें काफ़ी कामयाब भी रही और इस रथ यात्रा के बाद उनका जन समर्थन, जनाधार काफ़ी बढ़ता है। तो यहाँ पर जब सरकार गिर गई तो उसके बाद नरसिम्हा राव जी आते हैं और फिर उसके बाद वो इंदिरा साहनी का केस आता है 1992 का। तो अब जरा सा हम मंडल कमीशन का जो सुझाव था उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, महत्वपूर्ण सिफारिशें, इसमें इन्होंने ये कहा कि ओबीसी को, हालांकि मंडल कमीशन ने जो मतलब सेंसस जो मतलब आंकड़ा दिया वो 1971 की जो जातीय जनगणना थी उसी के आधार पर उन्होंने आंकड़ा निकाला। तो उनके कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 52% ओबीसी कम्युनिटी है और इस ओबीसी कम्युनिटी में हिंदू और नॉन हिंदू दोनों थे। तो उन्होंने ये कहा कि इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो अंततः वो क्या हुआ कि 27% रिजर्वेशन फिर वो दिया गया। एक तो उन्होंने ये कहा कि सरकारी सर्विस में
सरकारी सर्विस में ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात इन्होंने कही। फिर इन्होंने ये कहा कि ये जो सरकारी सर्विस में इनको रिजर्वेशन मिलेगा तो ये इस 27% को पदोन्नति में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इन्होंने पदोन्नति में आरक्षण का सुझाव दिया। आरक्षण का सुझाव दिया। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया। मंडल जी का ये कहना था कि आरक्षित वर्ग के जो पद खाली रह जाएं, आरक्षित वर्ग के जो पद मान लीजिए कि खाली रह जाते हैं किसी वर्ष की नियुक्ति में, तो उसको कैरी फॉरवर्ड का उन्होंने एक फार्मूला दिया। भाई कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि कैरी माने होता है ले जाना, फॉरवर्ड माने आगे। तो जो आरक्षित वर्ग की जो सीटें खाली रह जाएं उसको कैरी फॉरवर्ड के तहत आप 3 साल तक उसको आगे ले जाइए। अगर 3 वर्षों के दौरान वो पद खाली रह जाते हैं तो फिर आप उनको अनारक्षित पद घोषित कर दीजिए। तो इन्होंने एक कैरी फॉरवर्ड का सुझाव भी दिया। कैरी फॉरवर्ड का सुझाव दिया और कि अगर आरक्षित पद खाली रह जाएं, ना भरे जा सके तो उन्हें 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड के तहत आगे ले जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाएं तो फिर उन्हें अनारक्षित घोषित कर देना चाहिए। तो मित्रों ये इनके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे। और अब हम आते हैं अपने मेन बिंदु पर, जो आज का टॉपिक है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ या मंडलवाद 1992। इसमें जो ये मुकदमा है, जो ये मतलब डिसीजन इस मुकदमे के तहत आया, तो इसमें 9 जजों की बेंच थी। नौ जजों की संविधान पीठ ने इस मुकदमे को सुना और इस मुकदमे के दौरान जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे M.H. कानिया। M.H. कानिया CJ थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और इसमें 6:3 के बहुमत से निर्णय आया और मित्रों ये जो मुकदमा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है और इससे हमेशा प्रश्न आते रहे हैं और आने की संभावना भी है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 9 जजों की संविधान पीठ ने इस मुकदमे को सुना। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M.H. कानिया थे और 6:3 के बहुमत से निर्णय आया। तो इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु बताए, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने बताया। और इस निर्णय में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई उसमें जो पहला है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इस मुकदमे के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन था, जो रिजर्वेशन दिया गया, इसको वैध ठहराया।
कहा कि ये जो ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया गया है ये वैध है, बिल्कुल उचित है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को अवैध बताया। आरक्षण को अवैध माना। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड नियम को एक्सेप्ट किया। स्वीकार किया। किंतु कैरी फॉरवर्ड नियम को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, सही माना, लेकिन उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी साल जो आरक्षित पद हैं खाली रह जाते हैं, पूरे नहीं भरे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बकाया पद हैं अगले साल वो जब भरे जाएंगे तो उन पदों को जोड़ करके अगर मान लीजिए कि वो जो रिजर्वेशन की सीमा है 50% को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मतलब आप बकाया पद को भरिए, लेकिन जो आरक्षण की जो 50% की सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस संबंध में। और कि जो आरक्षण की सीमा है कि अधिकतम सीमा 50% सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया कि आरक्षण अधिकतम 50% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चूँकि पहले से ही SC/ST को मिला करके 22.5% का रिजर्वेशन था, इसीलिए फिर OBC को 27% ही रिजर्वेशन दिया जा सका, नहीं तो वो 50% की जो एक कैप थी उसका उल्लंघन होता। तो ये इस निर्णय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और मित्रों, इस डिसीजन में, इस निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें बताई, तो इसमें से जो ये पदोन्नति में आरक्षण है, अब चूँकि SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था, तो अब इस फैसले का जो प्रभाव था उस प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए, तो मंडल कमीशन का जो निर्णय के जो आया, उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, उसके प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए, ताकि जो SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था उसको बनाए रखा जा सके, इसके लिए भारतीय संसद ने 77वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संशोधन 1995 पारित किया। और इसके माध्यम से, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, अनुच्छेद 16 में एक नया अनुच्छेद 16 में एक नया अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो पदोन्नति में आरक्षण है
वो बरकरार रहेगा, उसको बनाए रखा जाएगा इस संशोधन के माध्यम से। तो चूंकि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पदोन्नति में आरक्षण अवैध है, तो चूंकि SC/ST को पहले से मिल रहा था तो वहाँ पर प्रभाव पड़ता, तो उस प्रभाव को ही निष्प्रभावी करने के लिए 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया और उसके माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा गया। और मित्रों, एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है डिस्कस करने के लिए, वो ये है कि मंडल कमीशन ने कैरी फॉरवर्ड का सुझाव दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस मुकदमे में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आप जो बैकलॉग पद हैं, जो बकाया पद हैं, जब उसको आप अगले वर्ष शामिल करेंगे तो वो जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो जो मैक्सिमम सीमा है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि भारतीय संसद ने 81वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 पारित किया और इसमें ये प्रावधान था कि कैरी फॉरवर्ड नियम को फॉलो करते हुए जो बैकलॉग पद हैं वो 50% की सीमा क्रॉस न करें। तो सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन था। अब उस डिसीजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारतीय संसद ने 81वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 पारित किया और इसमें ये प्रावधान किया भारतीय संसद ने कि जो पिछले साल या पिछली भर्तियों के जो बकाया पद हैं तो वो उनको अलग वर्ग माना जाएगा और वो अलग वर्ग और जो मतलब कि नई वैकेंसी है तो वो अगर वो 50% की सीमा पार भी करते हैं तो वो उसमें कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं है। तो जो 50% का कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा था तो उसको इसके माध्यम से समाप्त किया गया। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो बैकलॉग की जो वैकेंसी थी वो 50% का जो कैप था तो उसको इसके माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से उसको समाप्त किया गया। और सरकारी सेवाओं में जो बैकलॉग का पद है वो जो बैकलॉग का नियम है इस संशोधन के माध्यम से उसको मान्यता दी गई और सरकारी सेवाओं में उसको लागू किया गया। तो मित्रों, आपने ये देखा कि ये जो मंडल कमीशन वो मंडलवाद है या जो इंदिरा साहनीवाद है ये ओबीसी रिजर्वेशन के हिसाब से ये बहुत ही एक लीडिंग केस है, बहुत ही ऐतिहासिक केस है। और इस निर्णय के माध्यम से तमाम सारी नई नई चीज़ें आईं, उनको भारतीय राज्य व्यवस्था ने लागू किया और इसने और मित्रों एक चीज़ और आपको बता दें कि जो EWS का जो 10% का रिजर्वेशन है, EWS का जो 10% का रिजर्वेशन है इसको मंडल कमीशन ने अपने में उन्होंने सुझाव दिया था इस संबंध में कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको 10% का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो हालांकि उस समय इसको लागू नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस समय इसको नहीं लागू किया गया और नरसिंहा राव जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इसको लागू करने की कोशिश किया लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। तो अंततः इस जो ये EWS का रिजर्वेशन है इसको 10% का, इसको 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 103वें संशोधन के माध्यम से 2019 में लागू किया गया।
तो मित्रों ये जो सिफारिश है ये मंडल कमीशन की ही सिफारिश थी और उसको नरसिम्हा राव ने लागू करने की कोशिश किया और वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई और वो जाकर के 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उसको लागू किया गया। तो मित्रों ये देखिए कि ये जो मुकदमा है ये मुकदमा कितना महत्वपूर्ण मुकदमा है और इस मुकदमे में बहुत सारी नई नई चीज़ें उभर करके आईं और इस मुकदमे की अपनी एक विशेष इस मुकदमे का अपना एक विशेष स्थान है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से इस मुकदमे में बहुत सारी चीज़ें उभर करके आईं और ये जो मुकदमा है ये निर्णय आया था 16 नवंबर 1992 को। 16 नवंबर 1992 को ये डिसीजन आया था और ये तिथि और 7 अगस्त 1990 की तिथि ये सब बहुत ही हिस्टोरिक डेट्स हैं इस संबंध में और इसने भारत के संबंध में बहुत नई नई चीज़ों को दिया और सामाजिक न्याय के संदर्भ में नई नई चीज़ें आई और इससे क्या हुआ मित्रों कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो वास्तव में एक प्रकार से जो जीवंत लोकतंत्र होता है। तो मतलब उससे इन मुकदमों से भारतीय लोकतंत्र को बड़ा बल मिलता है क्योंकि भाई सरकारी सर्विस एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो उसमें हर वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो मित्रों जो रिजर्वेशन है ये प्रतिनिधित्व का माध्यम है, ये रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का माध्यम है, न कि ये गरीबी दूर करने का माध्यम नहीं है। इसका आधार सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। हालांकि इसमें EWS को दिया गया वो एक अलग चीज़ है और इस मुकदमे EWS के रिजर्वेशन की वजह से जो 50% का कैप है वो भी एक्सीड कर गया तो वो एक अलग मुद्दा है। तो हमारे कहने का आशय ये था, आज हमारे चर्चा करने का आशय ये था कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत में जो OBC रिजर्वेशन है उस संबंध में ये जो मुकदमा है कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने इस पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत किए और आपको तमाम सारे बिंदुओं से हमने अवगत कराया और आपको हम उम्मीद करते हैं कि इसके संबंध में बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानकारी हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा होगा। और इस मुकदमे को जैसा कि हमने बताया कि ये मुकदमा मित्रों एग्ज़ाम के हिसाब से और भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकदमा है। तो चलिए फिर अब हम आगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट।